नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज से एक एकदम नई सीरीज में। इस सीरीज होगी यूपीएससी प्रीलिम्स के अब तक जो सवाल आए हैं 2011 से, उन सभी सवालों का डिस्कशन हम आज से लेने वाले हैं। ये हम डिस्कशन इसलिए ले रहे हैं कि बेसिकली बहुत बार यह कहा जाता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन एशिया। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं, दे ट्राई टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, और बहुत कम स्टूडेंट इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं। और दैट्स व्हाई इट इज सेड यूपीएससी प्रीलिम्स इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन एशिया। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव वन सिंपल स्टेटमेंट। यूपीएससी प्रीलिम्स इज नॉट एन एग्जामिनेशन ऑफ कंटेंट, इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ टेम्परामेंट। मतलब आपको कितना आता है, आपको कितना पता है, आपने कितने पढ़ा है, यह कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। जिस किसी को भी यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना है, उसने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि आप जिस दिन उस एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, परीक्षा हॉल में जाओगे, उस दिन आपके सामने जो भी सवाल आते हैं, वो सवाल सॉल्व करते टाइम आप क्या करते हो, आप उसको कैसे टैकल करते हो, आप उस पर कैसा वर्क करते हो, और कोई भी संयम ना खोते हुए आप आपके आंसर पर कैसे पहुंच पाते हो, ये हमको सीखना है। तो इस तरीके से हम 2011 से सभी के सभी सवाल डिस्कस करने वाले हैं। मैं उस आंसर तक कैसे पहुंचता हूँ ये डिस्कस करने वाला हूँ। वो हर एक सवाल के साथ मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ टू मेंटेन योर टेम्परामेंट कूल, ये हमारा सबसे पहला टारगेट होगा। सो हम आज से शुरू करते हैं। आज से हमारा पहला क्वेश्चन पेपर होगा 2011 का। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है, ये 2011-12 के यूनियन बजट के बारे में है। In the Union Budget 2011-12, a full exemption from the basic custom duty was extended to the bio-based asphalt. So what is it? It is bio-based asphalt. Now, what is the importance of this material? अभी आपको क्या ध्यान में रखना है? हर साल के यूनियन बजट में जो कोई भी नया वर्ड आता है, बेसिकली हम कहाँ गलती करते हैं पता है? हम बजट में के अननेसेसरी नंबर्स, अननेसेसरी आंकड़े याद रटने में लग जाते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है। आपको बजट में के नंबर्स, बजट में के आंकड़े अननेसेसरी रटना नहीं है। एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के सभी पूर्व परीक्षा के क्वेश्चन पेपर देखोगे, देन यू विल रियलाइज कि बजट में पूछे गए आंकड़ों पे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। जो कोई भी सवाल होता है वो बजट में कौन सा टॉपिक दिया है, कौन सा नया वर्ड आया है, बजट में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने कौन से कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस किया है, उस पे सवाल आता है। सो बेसिकली आपको आंकड़ों से अच्छा, और आंकड़ों के बजाय कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया गया है, कौन से टॉपिक को स्ट्रेस किया गया है, यह आपको ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना है। सो यहाँ पे भी बायो असफाल्ट को कितना पैसा दिया गया था, कौन सा वेटेज दिया गया था, ये नहीं पूछा है उन्होंने। बेसिकली सिंस उसमें बायो असफाल्ट का मेंशन किया गया था, इसलिए उन्होंने बायो असफाल्ट पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन सी। सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट है, अनलाइक ट्रेडिशनल असफाल्ट, बायो असफाल्ट इज नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल। अभी दूसरा, बायो असफाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तीसरा, बायो असफाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, and it is eco-friendly to use bio-asphalt for surfacing the roads। अभी हमको क्या करना है, बेसिकली हम इस तरह का रिसर्च नहीं करते, और कोई भी क्वेश्चन पेपर, कोई भी न्यूज पेपर, कोई भी रेडीमेड करंट इवेंट का मटेरियल, इसमें हमें इस प्रकार का मटेरियल नहीं मिलता है। सो हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना है। सबसे पहला हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा लॉजिक करेक्ट आता है। अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है, जो सबसे फोर्थ स्टेटमेंट है, बायो असफाल्ट को हम क्यों फोकस करें, क्योंकि इको फ्रेंडली है। और एस्फाल्ट क्या होता है? एस्फाल्ट ये एक प्रकार का टार होता है, एक प्रकार का डांबर होता है, जो किसी भी पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोडक्ट में मिलता है। सो फोर्थ स्टेटमेंट ये करेक्ट है, ये इको फ्रेंडली है। सो अभी फोर कहाँ कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन में फोर नहीं है, सो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। 2 and 4, 1 2 3 and 4, 1 3 and 4। Then comes तीसरा स्टेटमेंट, बायो असफाल्ट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। सी, जब कभी भी द वर्ड ऑर्गेनिक कम्स, ऑलवेज रिमेंबर ऑर्गेनिक थिंग्स आर मेड फ्रॉम 3 important components। दे आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑल लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल, इट मीन्स दे आर मेड फ्रॉम कार्बन, hydrogen, oxygen, and living things
हाउ और ऑलवेज लिविंग थिंग्स यूज बायो एज प्रिकर्सर। सो यह भी सही बात है कि जहां कहीं भी बायो वर्ड आता है, ये ध्यान में रखिए, बायो या लिविंग वर्ड जहां कहीं पे भी आता है वो चीज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई होती है। इस हिसाब से तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ। सो तीसरा कहां कहां पे 1, 3 एंड 4 और 1, 2, 3 एंड 4। सो सी ऑप्शन भी चला गया। The second statement, bioasphalt can be made from non-renewable resources। अब एक बात ध्यान में रखिए, बेसिकली जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो रिन्यूएबल होता है, बराबर है। और ऊपर क्या दिया है, बायोअसफॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल मटेरियल। मतलब क्या है, दो स्टेटमेंट्स है, दूसरा और तीसरा, ये दोनों भी स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल रिन्यूएबल होता है। अगर हम तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट माने तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, अगर दूसरा गलत माने तो तीसरा गलत हो जाता है। मतलब जहां कहीं पे भी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट एक जगह दिया हुआ है वो सभी ऑटोमेटिकली एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस हिसाब से भी ये जो पहला ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, और 1, 2, 3, 4 2 और 3 साथ में दिए ये भी गलत हो जाता है। सो डी ऑप्शन गया, व्हाट रिमेन्स। सो यहाँ पे बी ऑप्शन रह जाता है 1, 3 एंड 4। See, this is a method to come to conclusion. I am not saying कि ये मुझे पहले से पता था. I am just saying कि I am going for a reverse engineering so that this particular thing can be used by you in examination, how to come to the conclusion when you are not aware about the things. You are aware about the basics, but you may not aware about all current event material. So आप basics का use करके, logic का use करके how you can come to the answer, ये हमको सीखना है। नहीं तो बाकी सभी चीजें हर जगह मिल जाती है, रेफरेंस मटेरियल में भी मिल जाती है, और वो कोई बड़ी चीज नहीं है जो मैं यहाँ आके बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको हाउ टू कम टू कंक्लूजन ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो बेसिकली दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते। सो जहां कहीं दूसरा तीसरा होगा वो गलत हो जाता है। ए और सी चला गया, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, सो सी चला गया। सो बेसिकली आंसर इज 1, 3 एंड 4। क्लियर? अभी कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट बायोएस्फाल्ट। सी बेसिकली बायोएस्फाल्ट इज अ फॉर्म ऑफ बिटुमेन। सेकंड, इट इज अ स्टिकी, ब्लैक, highly viscous liquid or semi-solid form of petroleum. Remember, it is a sticky, black, highly viscous liquid or semi-solid form of petroleum. लेकिन क्या एस्फाल्ट, बायो नहीं, ये एस्फाल्ट है, ये सभी क्वालिटीज एस्फाल्ट की है। और इसमें जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल का, लिविंग मटेरियल का यूज करके इसी सेम टाइप का एस्फाल्ट बनाएंगे, so that will be called as bioasphalt, which had mentioned in the union budget. Then coming to question number 2, I know many of you might have committed mistakes in the second question. Consider the following statement: carbon dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur. Which of the above is our emission from coal combustion at thermal power plant? See यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो वेरी श्योर है। सो जहां कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा वो आपको सबसे पहले कैंसिल करना है। सो 2 एंड 3 चला गया। देन आपको ये भी पता है कि जहां कहीं पे भी एयर पोल्यूशन होता है वहां पे जो भी एसिड रेन होती है, सो एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड, जहां पे सल्फर के ऑक्साइड्स मिलते हैं, वो सबसे जरूरी मेन कंपोनेंट है। सो बेसिकली जिस आंसर में सल्फर भी गायब है वो भी कैंसिल हो जाएगा। सो इस हिसाब से पहला ऑप्शन भी चला गया। ना आपको क्वेश्चन है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन उसमें है या नहीं। सो यहाँ पे ध्यान में रखिए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। सो यहाँ पे तीनों भी करेक्ट है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, they have been released during the combustion at thermal power plant. Releasing of energy through combustion of coal at thermal power plant, this entire process, this entire cycle is called as Rankine cycle. Remember the name of thermal power plant undergo a very important process which is called as Rankine cycle. And ये thermal power plant जो होते हैं वो कौन से pollutant release करते हैं, उनका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, then chlorofluorocarbon, then soot, then SP, that is soot particulate matter, then ozone. All these are the important pollutant that are being released by various coal combustion based thermal power plants. So, and remember this name, it is a Rankine cycle. Then we'll come to question number 3. See, satellites used for telecommunication relay are kept in geostationary orbit. A satellite is said to be in such an orbit where, अभी हम सीधा सीधा हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे।
and then we'll try to eliminate the options. The orbit is geosynchronous. अभी ये पता है टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं उनको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहा जाता है। नाउ ये दो सवाल है, दो वर्ड्स है, एक है जियो स्टेशनरी और दूसरा है जियो सिंक्रोनस। इनका बेसिक मतलब क्या है? तो जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब जो स्थिर दिखता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो अगर पृथ्वी से देखी जाए वो अगर आकाश में पृथ्वी से अगर स्टेशनरी दिखती है, स्टेबल दिखती है, तो उसको हम जियो स्टेशनरी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो भी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं वो अगर पृथ्वी से देखे जाए तो उनका रोटेशन का जो टाइम पीरियड है और पृथ्वी का खुद के एक्सिस पे रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो सेम होता है 24 आवर्स। और इस वजह से a satellite, that is telecommunication satellite, can be seen stationary from any point on the earth. That's why it is said that geostationary satellites are seen stationary from any point of the earth and they are called as geostationary satellite. It means these telecommunication satellites are in a synchronized position with earth. That's why पहला स्टेटमेंट करेक्ट है that अर्थ उनका ऑर्बिट क्या होता है, वो जियो सिंक्रोनस होता है। अगर पहला करेक्ट है तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? सी ऑप्शन पहले से ही चला जाएगा। देन सेकंड इज द ऑर्बिट इज सर्कुलर। इट इज वेरी ट्रू। ऑर्बिट क्या होता है? सर्कुलर होता है। इस हिसाब से ये बी ऑप्शन भी चला जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ थर्ड, द ऑर्बिट लाइज इन प्लेन ऑफ द अर्थ्स इक्वेटर। ये सबसे जरूरी चीज है, दैट्स व्हाई इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। अगर वो जियो स्टेशनरी ना होते, अगर वो इक्वेटर के प्लेन में ना हुए तो वो कोई भी प्लेस से स्टेशनरी नहीं दिखेंगे, वो ज्यादा स्पीड से रोटेटिंग दिखेंगे। दैट्स व्हाई द ऑर्बिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट लाइज इन द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। दैट्स व्हाई इट कैन बी सीन स्टेशनरी फ्रॉम द इक्वेटर। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बराबर है। सो हम कहां पे पहुंचे? पहले और चौथे पे पहुंचे। नाउ कम्स द क्वेश्चन। द ऑर्बिट इज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर। मुझे पता है आप सभी को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अर्थ से हाइट पता है एंड विच इज इन द रेंज ऑफ 35,000 टू 36,000 किलोमीटर। सो आप क्या करोगे? झट से इस ऑप्शन डी को कैंसिल करोगे एंड योर आंसर विल करेक्ट। हाँ, ये 22,236 किलोमीटर डिस्टेंस पे नहीं होता है, ये अराउंड 35,000 टू 36,000 किलोमीटर होता है। लेकिन यूपीएससी ने यही नंबर क्यों दिया है ये हम कभी नहीं सोचते हैं। पता है, अगर यूपीएससी ने यहां पे गलती से 22,236 माइल दिया होता, माइल, तो ये आंसर सही हो जाता और आप जल्दबाजी में पढ़ते पढ़ते इसको कैंसिल कर देते। दैट्स ऑलवेज रिमेंबर, यूपीएससी प्रीलिम्स का कोई भी प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको हर ऑप्शन को बहुत सीधे तरीके से ध्यान से पढ़ना है। सो यहाँ पे जो 35,678 किलोमीटर है, इट इज इक्वल टू 22,236 माइल। उन्होंने यहाँ पे किलोमीटर दिया। यूपीएससी डू नॉट गिव एनी नंबर इन बेस्ड ऑन इट्स whims एंड फैंसीज। एवरी नंबर हैज इट्स ओन रिलेवेंस। सो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे माइल होना चाहिए। आ गया? सो करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3 ओनली। अभी हम इसके बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी जानेंगे। See, always remember, geostationary satellites are located directly above the Earth's equator at 0 degree latitude. This is important. I repeat once again, geostationary satellites are located directly above the Earth's equator at 0 degree latitude. Rotational speed of these geostationary satellites are same like Earth. That's why they are geosynchronous with the Earth. Orbital eccentricity is 0. Remember this thing. It appears motionless or fixed in the sky. Communication and weather satellites are mostly geostationary satellite. They are located at an altitude of 35,786 kilometer or 22,236 mile. That's why this number is important. Clear? So if UPSC gives mile word, your answer might have gone wrong. So read every option very carefully. 4 to 5 silly mistakes with addition of 2 negative questions. So 4 plus 2, 6. 6 into 2, you will be losing your UPSC prelims by 12 marks. So you have to take care that every option must be read very carefully. Then question number 4. Now, India has experienced
persistent and high food inflation in recent past. What could be the reasons? Now, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं। मतलब इस प्रकार का जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, ये डेटा हमको कहीं पे भी नहीं मिलता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम टू कंक्लूजन अबाउट ऑप्शंस इन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, ड्यू टू gradual switch over to the cultivation of commercial crops, the area under the cultivation of food grains has steadily decreased in the last 5 years by about 30%. Now see, भारत यह सबसे ज्यादा जनसंख्या होने वाला इस पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और अगर आप मुझे बताइए, अगर हमने कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स शुरू किया है और उसकी वजह से हमने जो फूड क्रॉप है उसका एरिया कम किया है, तो ठीक है, कम हो सकता है, लेकिन कितना कम होगा? 5%, 10%, 10 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एरिया अंडर फूड क्रॉप बाय 30%, यह बहुत बड़ा नंबर है। इट इज वेरी ह्यूज नंबर। पता है आपको, 30% एरिया अगर फूड क्रॉप के नीचे से कम कर दिया गया तो कितना बड़ा शॉर्टेज फूड ग्रेन्स का होगा। Already we have more than 40% people living below poverty line. So this statement or this point or this number 30% is a blender number. So first statement is wrong. If it is wrong, first option is gone, C is gone, D is gone. Option remains 2 and 3. इसमें भी the food supply chain has structural constraints. So आपको ये और एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, third statement is mostly correct, 90% करेक्ट। सो तीसरा इसमें भी नहीं है इन तीनों में, लेकिन फर्स्ट इज अ वेरी ब्लंडर स्टेटमेंट। सो आपको क्या करना है, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ध्यान में रखना है, आपको लॉजिक लगाना है। इस प्रकार का कोई भी सवाल, अगर आप कोई भी किताब पढ़ो तो उसमें से आपको इस प्रकार का फैक्चुअल डेटा नहीं मिलने वाला है जो आपके सवालों को सही ठहरा दे। देन क्वेश्चन नंबर 5, एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट or relative position of genes or DNA sequence on a chromosome. How does this knowledge benefit us? Like, this entire process is called as genome sequencing. So what are the benefits of this genome sequencing, right? Now, first statement, it is possible to know pedigree of livestock. It is very correct. We'll come to know about the genetic makeup of a livestock, of an animal. So first is correct. First, so in first option there is one is there, here one is there. B option will go because here one is not there. Now second statement, it is possible to understand the causes of all human diseases. Now here, if they might have said that it is possible to understand the causes of human diseases, then this statement might have been correct. But what mistake they made? What a tricky point they left? They said it is possible to understand the causes of all. This word all is a trap. That's why all, only, every, mostly, first rank. You have to keep track of all these keywords which are very, very important for you to solve the answer. So it is possible to understand the causes of all human diseases. See, still, if you start understanding, just take an example of corona. Is it possible for you to understand, to decipher entire structure of corona? No. It is possible for us to come to the solution for corona? No. It is possible for us to come to 100% solution of AIDS? No. Then why this all? So statement second is wrong. If it is wrong, A option is gone, then D option is gone. So what remains? 1 and 3. Clear? So again, this particular thing, you have to read option very carefully. And third statement, it is possible to develop disease-resistant animal breed. So it is a straightforward correct statement. So correct options are 1 and 3 only. Then question number 6. In terms of economy, the visit by foreign nationals to witness the 19th Commonwealth Games in India amounted to export. How? Let us say this is foreigner. He wants to visit India. Now when he is coming to India, this foreigner has dollar in his hand. Right. Now one important thing, dollar is not a legal tender in India. Or I would say dollar cannot be used to have day-to-day transactions in India. It means first this foreigner who is coming in India, he will have to convert these dollars into what? Into Indian rupee. So what he will do? He will come in India.
He will have dollars in his hand. He will visit any Indian bank, let us say in Delhi. He will deposit those dollars in Indian bank. He will take rupee with his hand, and then he will visit that Commonwealth Games. So here, when he is watching those Commonwealth Games, we are giving him what? We are giving him services. Which services? We are giving him sports services. We are giving him entertainment services, right? So this is important thing. We are giving him entertainment services in return for what? In return for the dollars that he deposited into an Indian bank. That's why, in terms of economy, the visit by a foreign national to witness the 19th Commonwealth Games, India amounted to export of the services. This is question number 6. Then question number 7, very important. Microbial fuel cell are considered a source of sustainable energy. Why? See, microbial means which is made from microbes. First, I will give you information about microbial fuel cell. Listen very carefully. A microbial fuel cell, or it is also called as biological fuel cell, is a bioelectrochemical system that drives a current. Remember, it drives a current by mimicking bacterial interaction found in the nature. Bacteria is a living thing. And as I told you, every living thing is organic. Clear? Remember this point? Every living thing is organic. Organic means everything which is made up of carbon, hydrogen and oxygen is called as organic thing. So bacteria are living thing. So here it is organic. It is made up of carbon, hydrogen and oxygen. So by mimicking the reactions of bacteria, it is possible to generate current in microbial fuel cell or biological fuel cell. A microbial fuel cell is a device that converts chemical energy into electrical energy by the catalytical reaction of microorganisms. The substrate, that is a reactant or the chemical or the material which is used for reaction in microbial fuel cell. The substrate used in microbial fuel cell are of organic origin, which includes glucose acetate, arabitol carboxymethyl, cellulose, corn stover, biomass, ethanol, farm manure and furfural, galactic, glucuronic acid, lactate, landfill leachate, phenol propionate, sodium formate. UPSC won't go in details of all these words, but remember, these microbial fuels used various organic material to produce the electric current by using of chemical reaction. Now let's go to the option. They use living organisms as catalyst to generate electricity from certain substrates. Certain we have seen. So first option is correct. If first is correct, B option is gone. Then second, they use a variety of inorganic material as a substrate. No, they use organic material as a substrate. Why? Because it is a living fuel cell. That is why it is called as biological fuel cell. So second option is wrong. So when second option is wrong, automatically this D option is gone. Then remains the question about third option. They can be installed in wastewater treatment plants to cleanse water and produce electricity, that we have seen. So correct option is 1 and 3. Clear? This was in news in that year. Now question number 8. Which one of the following statement appropriately describes the fiscal stimulus? Fiscal stimulus, whenever the word fiscal comes, remember the word fiscal is related with income of the government and expenditure of the government. Remember, whenever the word fiscal comes to your mind, always remember the word fiscal. यह सीधा सीधा सरकार की कमाई और सरकार का खर्चा, यह दो कंपोनेंट दिखाता है. तो यहाँ पे फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? इट इज अ मासिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. रिमेंबर, यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर्म्स जस्ट ओनली वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आवर इकोनॉमी. इट इज नॉट द एंटायर कंपोनेंट ऑफ आवर इकोनॉमी. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. देन बी हम बाद में देखेंगे. सी, it is government's intensive action on financial institution to ensure disbursement of loans to agriculture and allied sector, promote greater food production and food inflation. So पहला मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचता है, तो तीसरा ऑप्शन सिर्फ एग्रीकल्चर
एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज के बारे में सोचता है, सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो गॉन. D, it is an extreme affirmative action by the government to pursue its policy of financial inclusion. No, financial inclusion is one of the component of economy. It do not talk about fiscal stimulus. It is not related with it is not that clearly related with the income and expenditure side of the government. So correct option is B, which says it is an intense affirmative action of the government to boost economic activity in the country. Fiscal stimulus talks about overall economy or overall conditions of the economy. Remember, it do not talk about sectorally, or it do not talk about just only few important components. Then question number 9. The formation of ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? First, presence of prominent tropostratospheric turbulence and inflow of chlorofluorocarbon. Let's keep it aside. Presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbon. See, tropospheric turbulence is not the part. इट इज पोलर फ्रंट जो जेट स्ट्रीम होती है वो सबसे बड़ा कारण बनती है ओजोन होल बनने के लिए, क्योंकि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अंटार्कटिक के उस रीजन में पहुंचाना ये पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम का काम होता है. वो इनको 12 से 14 4 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लीशन शुरू हो जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbon. So B is option. Next one, consider the following actions which the government can take. अभी किस चीज के लिए हमको ये गवर्नमेंट का एक्शन होना चाहिए? Which of the above action can help in reducing the current account deficit? आप क्या करते हो? आप पहले ऑप्शन पढ़ते हो और बाद में नीचे का पढ़ते हो और फिर आप ऊपर जाके पढ़ते हो कि हाँ ये किस चीज के लिए, इसलिए. ऐसे नहीं करना है. पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद किस चीज के लिए स्टेटमेंट पूछा गया है, और उसके बाद आपको ये जो 3 ऑप्शन है इसको आपको कंपेयर करना है. सो यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका एक चार्ट दिखाना चाहता हूं. लेट्स सी सबसे पहली चीज, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? द ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री with rest of the world countries in one accounting year in terms of imports and exports is called as balance of payment. इसका मतलब यह है कोई भी एक देश ने जग के इतर बाकी देशों के साथ एक पूरे साल में जो कोई भी आयात और निर्यात का व्यापार किया है, ये हम जिस अकाउंट पे प्लेस करते हैं, जिस अकाउंट पे हम इसको यूज करते हैं, उस अकाउंट को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी प्रेजेंटेड ऑन 2 अकाउंट्स. वन इज अ करंट अकाउंट, second is capital account. Now we will not go in details of these things, but here remember, capital account is composed of investment, loan and bank account, whereas current account is composed of visible, invisible. It means import and export of visible things like crude oil is there, cars, mobile, computer, gold, etc. So import and export of goods, it talks about import and export of goods. Then it talks about import and export of services, incomes and transfer, right? So अभी हम पीछे जाएंगे. So consider the following actions which can be taken, government can take. Devaluing domestic currency. अभी आपको क्या चीज ध्यान में रखना है, जब कभी गवर्नमेंट खुद की करेंसी को डिवैल्यू करता है तो इसके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, ये एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट्स सस्ते दिखने शुरू होते हैं. दे स्टार्ट लुकिंग चीपर. और अगर हमारे एक्सपोर्ट की जाने वाली चीजें सस्ती दिखनी शुरू हो गई, देन फॉरेनर विल परचेस और इंपोर्ट इट मोर एंड मोर. जब वो लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो वो ज्यादा करेंसी, फॉरेन करेंसी हमको देंगे, एंड इट विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. अगर पहला करेक्ट है तो सी भी चला जाएगा, बी भी चला जाएगा. देन सेकंड ऑप्शन, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी. बराबर है. हम एक्सपोर्ट जो सब्सिडी है अगर हम उसको कम करेंगे तो सबसे जरूरी चीज क्या हो जाएगी कि हमारा जो एक्सपोर्ट को जो डॉलर है वो हमारा अर्निंग बढ़ जाएगा एंड विल स्टार्ट अर्निंग मोर. दूसरा भी करेक्ट है. थर्ड, अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड फंड्स फ्रॉम एफआईआई. ना जरूरी चीज मुझे बताइए, एफडीआई एंड एफआईआई ये किस चीज का पार्ट है? ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है. और इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट का पार्ट है या कैपिटल अकाउंट का? यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफआई इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. सो मुझे बोलिए एफडीआई और एफआईआई की वजह से कैन वी रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट? नो. सो द सी स्टेटमेंट इज अ ब्लंडर.
तीसरा स्टेटमेंट ब्लंडर है। अगर तीसरा स्टेटमेंट ब्लंडर है तो सी ऑप्शन चला जाएगा, डी ऑप्शन चला जाएगा, बी ऑप्शन चला जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 and 2। इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर सवाल में आपने कोई भी स्टेटमेंट, आपको पहले दो स्टेटमेंट ध्यान में नहीं आते, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट आपने पढ़ा है और अगर आपको चार्ट बेसिकली भी अगर याद है तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी, कोई भी कष्ट ना लेते हुए आपके सवाल करेक्ट आ जाएंगे। सो आज के पहले दिन के लिए हम सिर्फ इतने ही सवाल लेंगे। कल से हम विल ट्राई टू कवर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। कीप sharing with your friends. Will coming with many number of questions and we'll discuss the questions in a very interesting manner so that it will help you to solve UPSC prelims in a very good manner. So keep watching all these lectures. Thank you very much. Have a good day. Thank you.